वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो कि कोलबर्ग की थ्योरी के ऊपर है। इससे पहले मैंने आप लोगों की पियाजे की, वाइगोस्की की बाकी इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। होपफुली आप लोगों के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं कि टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक बेनिफिट होने वाले हैं। तो आप एक भी टॉपिक को स्किप मत करिएगा। होपफुली 6 PM पर डेली आपकी क्लास अपलोड होती है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और जो भी डाउट लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की जो थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोलबर्ग की थ्योरी, जो कि मोरल डेवलपमेंट उन्होंने दी थी, यानी कि नैतिक सिद्धांत के ऊपर। उन्होंने यहाँ पे 3 स्टेजेस दिए थे जो कि आपको पढ़ने हैं। हर स्टेजेस के 2-2 लेवल हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने हैं और इसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। बहुत ही ईजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। चाहे तो आप पेन पेपर ले सकते हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को ये कोलबर्ग की जो भी थ्योरी है इसमें बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिल जाएगा। वीडियो के बीच में नहीं बोलूँगी, इसीलिए आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि कोलबर्ग का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कोलबर्ग का पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग। स्पेलिंग देख लेना, साइड बाय साइड नोट्स लिख सकते हैं। कोलबर्ग का जन्म 1927 में हुआ था, उनकी डेथ हुई थी 1987। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में आप हाईलाइट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो आप कोशिश करिए कि जितने भी मैंने आप लोगों के उनके बर्थ और डेथ या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, किसने कौन सी बुक लिखी है, कौन सा आप लोगों के किस सिद्धांत से जाना जाता है, वो सब आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। इससे आपका बहुत बेनिफिट होगा और आप चाहें तो एग्जाम में से हाईलाइट करके ज़रूर शो करें। और ये एक अमेरिकन मनोविज्ञान थे। कोलबर्ग कौन थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। हमें जैसे कि कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पता ही है कि अलग अलग, अब कोलबर्ग का कहना क्या था कि अलग अलग उम्र के बच्चे से इन सवालों का जवाब का अध्ययन करते हुए कोलबर्ग ने ये ज्ञात होता है, कोलबर्ग को ये फील होता है कि लोगों की उम्र बढ़ने का कारण क्या होता है। मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क कह सकते हैं हम। ठीक है, लोगों की जो उम्र बढ़ती है उसके लिए मोरल रीजनिंग, उसको किस तरीके से यहाँ पे चेंज किया जाए, उनके माइंड में थॉट आता है। ठीक, क्योंकि ये मोरल डेवलपमेंट के यहाँ पे जो हम लोग कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, जो यहाँ पे स्टेप्स हैं, उनके लेवल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है कि कोलबर्ग की दी गई ये जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसके स्टेजेस काफ़ी ज़्यादा इनके फेमस हैं। उन्हीं के नाम से कोलबर्ग जाने जाते हैं इनकी थ्योरी। तो इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे क्योंकि इनका जो मोरल के बारे में है। ठीक है, मोरल यानी कि नैतिक व्यवहार, उन्होंने, कोलबर्ग का कहना ये होता है कि नैतिक व्यवहार जो होता है वो बच्चे के जन्मजात नहीं होता, बल्कि इसे सामाजिक से सीखा जाता है या फिर उसे अर्जित किया जाता है। सामाजिक इंदा यानी कि सोशल से हमें पूरा सीखा जाता है। जन्मजात किसी बच्चे में मोरालिटी या फिर कोई भी यहाँ पे नैतिकता नहीं होती। नैतिकता का मतलब क्या होता है, हम लोग बार बार मोरल मोरल मोरालिटी पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके लिख दिया है। इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। और नैतिकता यानी कि ये वो गुण होता है जिसमें हमें सही और गलत की क्या होती है, पहचान होती है। ठीक है, और ये सही गलत की पहचान हमें किससे होती है, समाज से सीखा जाता है। जैसे जब बालक का यानी कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसे ना तो यहाँ पे मोरालिटी के बारे में पता होता है, ना इमोरलिटी के बारे में, यानी कि ना नैतिकता के बारे में उसे पता होता है, ना अनैतिकता के बारे में, इन द सेंस सही गलत की उसे पहचान नहीं होती। ठीक है, अच्छे या बुरे का उसे पता नहीं चलता। तो ये सब की पहचान करने के लिए उसे कौन करता है, समाज से ही बच्चा सीखता है। किससे, सोसाइटी से। तो मोरालिटी क्या होती है कि वो गुण माना जाता है, वो क्वालिटी मानी जाती है जिसमें बच्चे को सही और गलत की पहचान होती है। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो यहाँ पर आई थी, ये स्टार्टिंग में अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको बताने से पहले कि मोरल डेवलपमेंट की जो यहाँ पे थ्योरी आई थी, जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, उसमें कोलबर्ग ने बोला था कि मोरल डेवलपमेंट की जितनी भी यहाँ पे स्टेजेस है या फिर जो थ्योरी उनकी आती है, जो कि हम 6 पार्टों में पढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को चलो शेयर कर देती हूँ, फिर आगे मैं उसके स्टेजेस के बारे में क्लैरिटी करूँगी और वन बाय वन करके आपको पता चलेगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको सिद्धांत अच्छे से करने हैं और उनके जो बेसिक चीज़ें दी हैं। तो कोलबर्ग के आधार पर जो उनकी लघु कथा चली थी,
आपने देखा है कि वो जो भी एक्सपीरियंस नैतिकता करते थे उनकी काफ़ी लंबी लंबी लघु कथा थी। उसी के आधार पर उन्होंने दो बातों पे काफ़ी ध्यान दिया था। पहला था नैतिक दुविधा और दूसरा था नैतिक तर्कणा, यानी मोरल डिलीमा और मोरल रीजनिंग। अगर मैं नैतिक दुविधा के बारे में बात करूं तो इसमें एक तरीके की वो नैतिक दुविधा इन द सेंस मोरल डिलीमा इस प्रकार की होती है। एक ऐसी डिलेमा होती है, ऐसी दुविधा होती है जिसमें किसी व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक कार्य उपलब्ध होते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा काम उसके पास होते हैं और उसको सारे कार्य करने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, वो एक मॉरल काम है, परंतु लेकिन उसे इस व्यक्ति को इन सभी कार्यों में से सिर्फ एक कार्य को चुनना होता है। अब उसे सेलेक्ट करना है कि वो कौन से काम को करेगा, कौन से काम को नहीं करेगा। इस चीज़ का उसे यहाँ पे सिलेक्शन करना होता है। अब बात आती है, क्योंकि या फिर ये बोलो कि मोरल डिलीमा में बच्चे को सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति। ठीक है, अब बच्चे को क्या है यहाँ पे, क्या सही है, ठीक है, या फिर क्या गलत है, उसके बारे में जो वो डिसीजन नहीं ले पाता, ये वो सिचुएशन होती है मोरल डिलीमा। ठीक है, कोई भी दो काम उसे मिल गए, अब उसे नहीं पता कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, उसी को मोरल डिलीमा कहते हैं। दूसरा आता है नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा यानी कि मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग में हम देखेंगे कि बच्चे को सही और गलत के बारे में डिसीजन, जैसे ऊपर वाले में था कि वो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको अब समझ नहीं आया क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, दो बच्चा सिचुएशन में फंस जाता है। अब पर रीजनिंग वाले में क्या होता है कि सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने के लिए अब उसको क्या करना है, शामिल होना है, और उस प्रक्रिया को ही वो मोरल रीजनिंग कहता है। मतलब सिंपल सी बात कि अब बच्चा उन सिचुएशन में से कोई भी एक चीज़ को चुनेगा, अब चाहे वो सही हो चाहे गलत, उन्हीं में से किसी एक चीज़ को चुनना है उसे और वो करेगा, उसी को मोरल रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे गोलबर्ग ने बताया था कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट के लिए दो स्तर से होकर उसकी लाइफ में गुजरती हैं। ठीक, वो भी दो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। वो सारी चीज़ें आगे आती हैं कि बच्चे को जो उनकी लाइफ में स्टेजेस हैं वो दो चीज़ों से यहाँ पे गुजरता है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक, आई होप आपको ये सही से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पहला, बच्चे के सामने दो सिचुएशन आ गई, जैसे वही वाली बात है, आगे कुआं पीछे खाई। अब इनमें से बच्चे को एक सिलेक्ट करना है कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो बच्चा कोई भी एक चीज़ को कौन सा चुने कौन सा नहीं, बस उसको एक चीज़ चुननी है ये पता है, तो इस वाली दुविधा में है। और तर्कण करने का मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा सही और गलत के बारे में निर्णय लिया जाता है। सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कणा कहा जाता है। दो सिचुएशन होती है, बच्चे का कल एग्ज़ाम है, ठीक है, और बच्चे का ही दूसरी तरफ कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जिसे वो चाहता है, जो उसकी लाइफ का आप कह सकते हैं एम है इन जैसे आप सोच सकते हैं कोई सी भी सिचुएशन में वो फंस गया, अब उसे ये डिसाइड करना है कि अभी के हिसाब से कौन सी उसके लिए सही है कौन सी गलत है, कौन सा निर्णय लेने से उसकी लाइफ में फ़ायदा होने वाला है या फिर उसके आगे वो बढ़ सकता है, उस चीज़ को वो चुनेगा। ठीक है, पर उसको सेलेक्ट करना ही पड़ता है। नैतिक विकास की आवश्यकता आती है, जैसे कि हमने बताया कि गोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के जो दो लेवल बताए थे उससे गुजरता हुआ कुछ अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं। पहला जो आता है वो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, जिसे हम पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व रूढ़िगत, हिंदी में बहुत नाम होते हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल के नाम से आप लोग जान सकते हैं। दूसरा कन्वेंशनल लेवल और तीसरा पोस्ट। तो पहला आपको जो याद रखना है, इंग्लिश में ही याद कर लो, हिंदी में आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो। और दूसरा कन्वेंशनल लेवल, तीसरा होता है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पहले लेवल के अंदर आपके दो चीज़ें आती हैं जो कि बच्चे के आप लोगों के दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला तो आपका उसका दंड तथा आज्ञा पालन कह सकते हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडेंस आपका आता है। दूसरा आपका आता है इसके अंदर आत्म अभिरुचि। ठीक है, आत्म अभिरुचि का मतलब यहाँ पे कि बच्चे के इंस्ट्रूमेंट रिलेटिव चीज़ों के बारे में आएगा। इसके आगे मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी और इसी तरीके से आगे आगे स्टेज चलेगी। प्री कन्वेंशनल लेवल के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या चीज़ कैसे कैसे होती है, ईजी वे में आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए पहला आता है हमारा प्री कन्वेंशनल लेवल। अब ये कौन सा लेवल होता है? पहली बात तो ये वो स्टेज जो हमारी यहाँ पे काउंट होने वाली है,
तो पहली कि ये 4 से 10 साल के बीच में मानी जाती है। कौन सी? प्री कन्वेंशनल लेवल को 4 से 10 साल के बीच में आती है ये अवस्था, ठीक है। और दूसरा इसमें होता है कि इस अवस्था में बच्चों को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता। किसमें? प्री कन्वेंशनल में बच्चे को उसमें सही और गलत के बारे में नहीं पता होता। इस बात को आपको याद रखना है। और इस अवस्था में अगर हम देखेंगे तो बच्चे के नैतिक तर्कण के बारे में यानी कि मोरल रीजनिंग दूसरे लोगों के अनुसार होती है। ये साफ साफ इसमें बात बोली है कि बच्चों को सही गलत का पता नहीं होगा, बच्चा इसमें मोरल रीजनिंग होगी, नैतिक तर्कणा होगी, तो किसके अकॉर्डिंग होगी? दूसरे के अकॉर्डिंग होगी। और इन दिस स्टेज द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फ्रॉम आउटसाइड एंड व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग बेस्ड ऑन इट। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो स्टेज में बाहर से जो बच्चों को रिवॉर्ड मिलता है या फिर पनिशमेंट होती है, क्या सही है क्या गलत है, उसके आधार पे ये सारी चीज़ें प्री कन्वेंशनल में आती है। इन दिस स्टेज द चाइल्ड थिंक अबाउट हिज नीड। और इस स्टेज में बच्चा क्या सोचता है? किसके बारे में? कि बच्चा वही सोचता है, वही करता है जो उसको अच्छा लगेगा। ये बहुत बड़ी पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। और इस लेवल पे एक चीज़ और कि इस लेवल को चाइल्डहुड के नाम से भी जाना जाता है। आप ये बात ये लिख सकते हैं, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप ये बेसिक पॉइंट एक लाइन लिख सकते हैं। और इस स्टेज पर क्या सही है क्या गलत है ये बच्चा पहचानता है। बाहर से मिलने वाली जो भी उसकी पनिशमेंट हो गई या फिर आप ये कह सकते हैं पुरस्कार हो गया या फिर अपॉर्चुनिटी हो गई, उस सब का प्रभाव बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी कि बच्चे को किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। जैसे बच्चे की 2 अवस्था अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताई थी कि हर एक स्टेज के अंदर 2-2 लेवल दिए गए हैं, ठीक। तो इस वाले में बच्चे का पहला आता है पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, दूसरा आता है सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवॉर्ड एटीट्यूड। पनिशमेंट एंड ओबीडेंस, इसमें क्या होता है? इस स्टेज में बच्चों के नेचर यानी कि बच्चे का व्यवहार जो होता है वो उनके डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से व्यवहार करें। तो बच्चा इसमें कोशिश करता है कि वो डर से वह बहुत अच्छा व्यवहार करता है, यानी कि उसकी लाइफ में कोई चीज़ अच्छा है तो जैसे हमें पता है कि एग्ज़ाम है तो उसे डर है कि अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो मुझे घर वाले डांटेंगे या फिर स्कूल वाले, कुछ भी ऐसा है तो उसे डर है, इसलिए वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो वो इसी में आता है, किसके डर से? पनिशमेंट के डर से बच्चा क्या करेगा? पढ़ाई करेगा। इसी तरीके से मोरल डेवलपमेंट की शुरू की अवस्था में हम लोग किसको लेते हैं? पनिशमेंट को, यानी कि दंड को ही बच्चों की मोरालिटी का आधार मानते हैं। किसको? दंड को ही बच्चे का क्या मानते हैं? मोरालिटी, यानी कि हमारा नैतिकता का आधार मानते हैं स्टार्टिंग की स्टेज में। क्योंकि इस स्टेज में बच्चा सोचता है कि दंड से, पनिशमेंट से बचने के लिए उसको सारे के सारे आदेश का पालन करना चाहिए। इस स्टेज में वो सोचता है। और इसी अवस्था में जो बच्चा होता है वो उसका जो बिहेवियर होता है वो स्वयं की इच्छा पूरी करने के लिए होता है, ठीक है। और उसे लगता है कि वह बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो। लेन देन का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर हम दूसरी का कोई इच्छा पूरी कर देते हैं तो वो हमारी इच्छा पूरी करेगा। जैसे हमें पता है कि सामने वाला अगर हमारा कोई क्लासमेट होता है, अगर हम सोचेंगे कि हाँ हम इसे ये चीज़ दे देते हैं नेक्स्ट टाइम हम ये भी हमें बहुत अच्छा देगा, ठीक है। चाहे कोई सी भी छोटी से बड़ी चीज़ हो, बर्थडे है अगर हमारा, हम सोचते हैं इसे हम गिफ्ट दे देते हैं, नेक्स्ट ईयर जब हमारा बर्थडे आएगा, जब मेरा बर्थडे आएगा तो ये भी मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। तो इस स्टेज में बच्चा ये सब सोचने लग जाता है, ठीक। और इस स्टेज को हम एक चीज़ और ये बोल सकते हैं कि पनिशमेंट एंड ओबीडेंस वाले में, कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर अहम का भाव रहता है। अहम का मतलब ईगो, ईगो का काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल है। और क्योंकि बच्चे में अहंकार होता है, ईगो होता है, यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से या फिर कोई ऐसा कोई उसका एम है कि उसे झूठ बोलना है, चोरी करने से होता है, तो वह काम करता है। तो वो इमोरल नहीं समझता कि उसे पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। तो इसमें बच्चे के अंदर ईगो होता है, उसे सही गलत की इसमें पहचान नहीं होती, ठीक है। और सेल्फ एप्टीट्यूड भी इसी में आ जाता है। ये दोनों मैंने मिक्सअप बता दिया कि बच्चों को सही गलत का पता नहीं होता और उसके अंदर अहम होता है, वो अनैतिकता में आ जाता है। आत्म अभिरुचि और प्रतिफल, जिसे आप लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो इस अवस्था में यानी कि सेल्फ एप्टीट्यूड में आपको बता दिया, पहले वाले में तो पनिशमेंट और कि बच्चा डर के मारे करेगा, क्योंकि दंड से बचने के लिए वो ऐसे काम को करेगा कि अच्छे अच्छे काम हो, डर से बचना है, या फिर कोई ऐसा काम करे जिससे उसको क्या मिले? रिवॉर्ड मिल जाए। और सेल्फ एप्टीट्यूड वाले में इस स्टेज में बच्चे का व्यवहार खुलकर सामने कभी नहीं आता है, और इस स्टेज में बच्चे किसी लोभ के कारण कार्य को करना चाहता है, जैसे पुरस्कार को, यानी कि कोई भी उसे रिवॉर्ड पाना है तब वो इस काम को अच्छे से करेगा।
इसका मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग बेसिकली पढ़ भी सकते हैं कि इस अवस्था में बालक को आज्ञा पालन व भावदंड पर आधारित होता है। बालक स्वयं को परेशानी से बचाना चाहता है, ठीक है। यानी बच्चे को अपने किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी ट्रबल से बचने के लिए वो क्या करता है, पनिशमेंट से बचने के लिए इसमें आता है। और कोलबर्ग का कहना भी है कि अगर कोई बच्चा एक्सेप्टेबल बिहेवियर यानी कि स्वीकृत व्यवहार को अपनाता है तो इसका मतलब कि बच्चा किससे, पनिशमेंट से बचना चाहता है, क्योंकि वो उसके मन में डर है कि ये चीज़ करेगा तो उसे डांटना पड़े, ये चीज़ पड़ेगा तो उसे कुछ भी मारना पड़े, या फिर उसको डर लगता है कि नहीं अगर पता चल गया बड़ों को तो क्या होगा, तो इस चीज़ की उसे चिंता रहती है। सेल्फ एप्टीट्यूड ये वो स्टेज में बच्चे का खुलकर व्यवहार सामने नहीं आता, बच्चे को लोभ के कारण कार्य करना होता है, यानी कि उसके अंदर एक लालच होता है किस चीज़ का, पुरस्कार पाने के लिए, गिफ्ट पाने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए, तारीफ पाने के लिए बच्चा क्या करेगा, वो सारे सारे रूल्स को फॉलो करेगा, सारे काम अच्छे से करेगा जिससे कि उसको कुछ ना कुछ मिल जाए, तो ये सारे काम वो अच्छे से इसमें करने लगता है, ठीक है। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि, और ये भी एक एग्जांपल भी इसमें और आ जाता है कि इस अवस्था में इस अगर हम इस नेचर को भी बोलें तो जैसे को तैसा भी बोलते हैं इस स्टेज में अगर हम देखें, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चे को ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी पेंसिल तोड़ी तो वो भी क्या करेगा, जाके पेंसिल या पेन को उसके तोड़ देगा, बराबर का हिसाब कर लेगा, ठीक है। प्रतिफल आएगा, रिवॉर्ड एटीट्यूड और सेल्फ एटीट्यूड भी होता है बच्चे के अंदर, तो इस बात का उससे ईगो काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंड स्टेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कन्वेंशनल लेवल को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कन्वेंशनल लेवल क्या होता है, ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। अब आती है कन्वेंशनल, जिसे हम परंपरागत नैतिक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 10 से 14 या 10 से 13 सब में अलग अलग है, आपको इसे भी लिख सकते हैं। इस अवस्था कोलबर्ग में नैतिक विकास के सिद्धांत की दूसरी अवस्था मानी जाती है। ये पॉइंट लिखने से एक फ़ायदा है कि आप में एक पॉइंट बढ़ भी जाएगा और आप लोग आंसर ईजिली लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिकली आ जाएंगी। और ये आती है 10 से 13 या 10 से 14 वर्ष, कहीं कहीं 10 से 13 वर्ष तक की भी लिखी हुई है, आप देख लेना आपको क्या लिखना है। और कन्वेंशनल के बारे में, इस अवस्था में, इस स्टेज में बच्चा दूसरे लोगों को अगर हम देखें तो जैसे इस अवस्था में बच्चों का व्यवहार उनके पेरेंट्स या फिर किसी ऐसे बड़े इंसान की तरह बन जाएंगे जो कि उनके नियमों पर आधारित होता है। इसकी भी 2 स्टेजेस अलग अलग आती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चे को सही गलत का पहचान करने लगता है, किसमें, कन्वेंशनल लेवल पे। इस अवस्था में बालक समझने लगता है कि समस्त क्रियाएं सही हैं जिनमें मदद, दूसरों की मदद हो सकती है। यानी कि इस स्टेज पे बच्चा एक टाइम पर वो उस काम को समझने लग जाता है कि हाँ वो ये काम करेगा तो इससे दूसरे की मदद होगी और इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं होगा उस इंसान का, ठीक है। सही गलत की पहचान करने लग जाएगा। और इसमें भी जो उनके लेवल आते हैं वो इसमें 2 डिवाइड हुए हैं। लाइक पहला आता है गुड गर्ल या फिर गुड बॉय, और दूसरा आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है। 2 चीज़ आती है, यानी गुड गर्ल और गुड बॉय में उसमें आती है कि दूसरों के साथ भला बनकर अर्न अप्रूव करना है। अर्न अप्रूव करने का मतलब कि दूसरे के साथ अच्छा करो और फिर उसकी नज़र में अच्छा बैठ जाओ। जैसे कभी कभी होता है कि किसी के घर चले गए, वहाँ पे एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करते हैं, सामने वाला भी बोलेगा हाँ इसका बच्चा तो बहुत अच्छा है, अरे ये वाला बच्चा बहुत अच्छा है, कितना शांत रहता है, एक हमारे वाले को देखो। तो बच्चा उसमें क्या करेगा, एक अच्छा लड़का या लड़की बनने की कोशिश करेगा, अच्छे काम करेगा, जिससे सामने वाले से उसे क्या मिल जाए, तारीफ मिल जाए, ठीक है। वो एक सब अच्छे पॉइंट यहाँ पे करने की कोशिश, यार आप ये बोल सकते हैं कि वो स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा दूसरे के सम्मान पाने के लिए इच्छा करता है कि हाँ सामने वाला उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करे, कुछ तारीफ कर दे। दूसरा आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस एज में आप लोग ये लिख सकते हैं बच्चे जो होते हैं वो नियम को, रूल्स को, काफ़ी रूल्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक होते हैं, ठीक है, जो कि नियमों का पालन करने के प्रति उन्हें पता होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चा जो भी रूल्स होते हैं या फिर जो भी लॉ होते हैं, ठीक है, उसको सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने अंदर क्या करता है, भावना विकसित करता है। क्यों, क्योंकि उसे पता है, जैसे उसके पापा का एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि एक बच्चा है, उसने देखा है कि उसके पापा का एक्सीडेंट क्यों हुआ था, क्योंकि रेड लाइट होने पर उसके पापा नहीं रुके थे। तो उसको अब उसे पता है कि वो किस चीज़ कानून बनाया तो अच्छी चीज़ के लिए ही बना है ना। तो रेड लाइट करते हुए इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो गलती जो उसके पापा ने की है तो वो नहीं करेगा। उसे पता है कि रेड लाइट है तो उसका मतलब उसे रुकना है, नहीं जाना आगे, या फिर कोई भी
रॉन्ग साइड नहीं चलना उससे कितना ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब उसने कभी ना कभी कोई वो सिचुएशन देखी होगी, तो इसलिए वो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन आप कह सकते हैं, जिसमें बच्चा आप क्या करेगा, नियमों का पालन करता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज जो आपकी आती है पोस्ट कन्वेंशनल के नाम से जाना जाता है। पोस्ट कन्वेंशनल जो कि आपकी 13 वर्ष से ऊपर होती है, इसे हम उत्तर रूढ़िगत भी कहते हैं और गैर परंपरागत भी कहते हैं। ठीक है। और इसमें कोलबर्ग के अनुसार पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया है। अगर मैं इस स्टेज की बात करूँ तो इसमें बच्चा डिसीज़न खुद के लिए लेता है। अगर मैं आप लोगों को सिंपल से बताऊं कि इसमें बच्चा अब डिसीज़न क्या करेगा, खुद के लिए लेगा। ठीक है। बच्चा क्या करता है, इसमें अपना डिसीज़न खुद के लिए लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग दिस स्टेज ऑफ चिल्ड्रन, पहले बताओ 13 साल से ऊपर वालों के लिए होता है। ये डेवलप करता है मोरालिटी यानी कि नैतिकता का विकास करता है। इसे भी 2 चरण यानी कि 2 लेवल में बताया गया। पहला है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है यूनिवर्सल या फिर कंसाइंस स्टेज के नाम से जाना जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि इसमें जो बच्चे होते हैं, यानी कि अब तो भाई ये 13 से ऊपर वाले एडोलसेंस वाली चीज़ों में आ जाएंगे कि किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले के लिए बने हैं, है ना। अगर किसी रूल्स को बना है तो वो उनके अच्छाई के लिए बने होंगे। अगर किसी नियम से किसी चीज़ का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। यानी अगर रेड लाइट को तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। रेड लाइट को तोड़कर, जैसे ऊपर एक एग्जाम्पल था कि उसने देखा कि रेड लाइट से पार करते हुए उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो एक माइंडसेट बन गया था। अब जैसे वो तो एक पिछला एग्जाम्पल है। स्टेज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट में क्या आएगा, सामाजिक समझौते की आवश्यकता। वहाँ पे मैंने बताया था कि एक रेड लाइट हो गई है, रेड लाइट हुई, सामने से कोई एक इंसान वहाँ पे रोड क्रॉस कर रहा है, उसे पता है कि रेड लाइट है, गाड़ी रुकेगी तो वो इजीली रोड क्रॉस कर सकता है। बट कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि उस टाइम पर भी रोड क्रॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से उस इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो किसी उसके बच्चे ने या उसके साइड में जो पार्टनर, उसने देखा कि रेड लाइट होने पर अगर वो इंसान, मतलब पापा या फिर जो भी उसके घर वाले रेड क्रॉस वहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं और उसी बीच में कार ने एक्सीडेंट कर दो, तो उस रेड लाइट का मतलब ही क्या है, फिर तो उसे तोड़ देनी चाहिए, है ना। समझ, वो ऐसा करता है कि ऐसे रूल जो कि दूसरों नियमों को तोड़ देना चाहिए, जो कि दूसरे का नुकसान करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इस अवस्था में बच्चा वही करता है जो उन्हें सही लगता है। ठीक है, इस बात पे क्या लगता है कि जो उसे नियम चला आ रहा है उसे सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इसे काफ़ी ज़्यादा और नीड है। ऐसा नहीं है कि कोई रूल बन गया तो वो फिक्स होता है। उसको लगता है कि अगर ऐसा रूल जो बना हुआ है, कोई नियम बना हुआ है, कोई लॉ बना हुआ है, अगर इसी से अभी भी किसी का नुकसान हो रहा है तो क्यों ना उसे बदला जाए। वो अवस्था आपकी पहली वाली आ जाती है, जिसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर सामाजिक समझौते की अवस्था, या फिर अनुबोध उन्मत्तता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा सार्वभौमिक या विवेक की आवश्यकता हम कहेंगे। तो इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, जो होता है वो दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे कि इसमें बच्चा दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं, वो वाली बात इसके अंदर आती है। ठीक है। और इस अवस्था में अगर मैं पोस्ट कन्वेंशनल में बोलूँ, जो सोशल कंस्ट्रक्ट में आया था, और सार्वभौमिक में आएगा कि इस अवस्था में व्यक्ति के अच्छे बुरे या फिर कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, ये सारी चीज़ों पे वो खुद के विचार को, थॉट्स को विकसित कर जाते हैं। वो अपने बनाए गए नियमों पे चलता है, दूसरों पे नहीं। अब बच्चा अपने खुद के बनाए हुए नियमों पे चलेगा, उसको पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है। और इस अवस्था में बच्चे इसका अपना खुद का विवेक का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों स्टेज अच्छे से समझ आ गई होगी। पहले वाले स्टेज में बच्चा आते आते समझने लगता है कि व्यक्ति और समाज के बीच में किस तरीके से समझौता है। ठीक है, या फिर बच्चा ये मानने लगता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समाज के नियमों का पालन करना है, क्योंकि समाज हमारे हित की रक्षा करता है। भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं वो कुछ अच्छे के लिए बनी होती है, बट अगर इन रूल्स का ही कोई पालन नहीं करेगा तो फिर ये सोसाइटी के बीच में समझौता टूट जाती है। जैसे मैंने बताया था, वो कार का एक्सीडेंट और रेड लाइट है, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे नियम को तोड़ दो, क्योंकि
इससे क्या होगा कि इस स्टेज में वो ये समझ जाता है कि समाज की अगर सहमति ही नहीं है तो क्यों ना इन रूल्स को ही बदल दिया जाए। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, राइट। तो ये कुछ 3 स्टेजेस थी, आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। जो कि थर्ड आपकी पोस्ट कन्वेंशनल, जैसे आपको पता चल गया। उसके बाद सेकंड थी आपकी कन्वेंशनल, और फर्स्ट थी आपकी प्री कन्वेंशनल। तो ये 3 आपको अच्छे से याद रखना है, और इनकी भी जो स्टेजेस हैं अंदर अंदर वो आपको खासकर याद होनी चाहिए, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक बेनिफिट करेगा। होपफुली इसमें आप गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप स्टेप भूल गए तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट अगर देख लें हम लोग, तो अब इसकी नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड आती है, वे नेक्स्ट स्लाइड तो हमारी है अब कोलबर्ग के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दिया है वो देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनके सिद्धांत, नैतिक विकास का जो सिद्धांत आया था उसकी कुछ विशेषताएं दी हैं। तो मैंने यहाँ पे विशेषता देख लेते हैं उनका सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं। एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लोग एग्जाम में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप उनके ये सारे के सारे स्टेजेस और उनके लेवल को एक्सप्लेन कर देंगे, काफ़ी हद तक आंसर होगा। बट करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, उनके अच्छे बेनिफिट है। कोलबर्ग पोजीशन है 6 स्टेज एज द यूनिवर्सल ट्रूथ, सही बात है। उनके सार्वभौमिक सत्य के स्थान देते हैं। जो भी उनके 6 लेवल आए थे वो ट्रूली बेसिस पर ही आए थे, सारे के सारे जो मैंने आपको बताए हैं। और अकॉर्डिंग टू देम द मोरल वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट आर डेवलप विद द हेल्प ऑफ द सोसाइटी। जिसमें उन्होंने बताया है कि इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स के जो मोरल वैल्यू होते हैं, यानी कि आपके मोरल वैल्यू जो होते हैं, नैतिक मूल्य का विकास किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा। बच्चे को सही गलत की पहचान कब होगी? जब उसके सोसाइटी से इंटरेक्ट होगा, तब उसको जाके सही गलत की पहचान होती है, यानी कि दूसरे के मदद से ही उसको सही गलत का पता चलेगा। कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 6 स्टेजेस दिए हैं, ठीक। और अकॉर्डिंग स्टेजेस या लेवल जो भी आप बोलना चाहें लिख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, जो कि मैंने बताया था कि कोलबर्ग का जो मेन चीज़ यही है कि बच्चा क्या करता है, नैतिकता से बस ये चीज़ सीख लेता है कि सही और गलत के बीच में अंतर करना, ठीक है, मोरालिटी के आधार पर। नेक्स्ट और लास्ट आता है कोलबर्ग क्वेश्चन यूजिंग स्टोरी एज द मीडियम फॉर हिज टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, कथाओं के द्वारा प्रश्न करते थे, ठीक है, लंबी लंबी कथाएं होती थी, लंबी लंबी अब स्टोरीज होती थी, उसके अकॉर्डिंग बच्चे से क्वेश्चन किया जाता था, अब बताओ क्या सही है और क्या गलत है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। फिर भी कोई और डिटेल चाहिए, आप लोगों को नोट्स चाहिए, आप लोगों को मिल जाएंगे। व्हाट्सअप का नंबर मैंने आपको दिखा दिया। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, रिद्धि तिवारी या फिर रिद्धि ऑफिशियल जोन, दोनों इंस्टाग्राम पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको कोई क्वेरी हो। बाकी का डिटेल मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अगर फिर भी आप में से काफ़ी को लगता है कि फिर भी एक सिंगल मैं आपको बता दूँ, तो एक बार आपके लिए मैं पूरा डिटेल में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा। इंग्लिश और हिंदी में काफ़ी हद तक बेनिफिट, और आप लोग भूलेंगे नहीं। पहला जो होता है वो आपका प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 स्टेज हैं, आपको ये तो स्टेजेस तो अच्छे से याद हो जाएंगी। ये लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल कह लीजिए, इसके 2 स्टेजेस हैं। और दूसरा जो होता है वो कन्वेंशनल लेवल होता है, ठीक है, कन्वेंशनल लेवल के नाम से आपको याद रखना है। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 3 लेवल होते हैं। इन 3 लेवल के अंदर जो आपको यहाँ पे, ओ सॉरी, वापस से लिख देती हूँ, शॉर्ट में लिख देती हूँ इस बार, ठीक है। प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल हो गया, कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा हो गया पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक। प्री कन्वेंशनल लेवल को 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, जो कि 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि स्टेजेस ऑफ, जिसमें बच्चे को पनिशमेंट, ठीक है, या फिर रिवॉर्ड आप कह सकते हैं। ये वो स्टेज होती है जिसमें बच्चे को पनिशमेंट से डर लगता है, या फिर उसको पनिशमेंट या फिर आज्ञा और दंड की अवस्था, आप सिंपल सी बात ये भी लिख सकते हैं। और दूसरी स्टेज होती है वो होती है स्टेज ऑफ ईगो। इसमें बच्चे को अहंकार होता है, ठीक है, अनैतिकता के बारे में उसे पता नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कन्वेंशनल लेवल की बात करते हैं तो इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। पहली होती हैं स्टेजेस ऑफ एप्रिसिएशन, लिख सकते हैं आप लोग। एप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा की अवस्था। अब इस बच्चे की क्या होती है, वो सारे काम करेगा जिससे उसको सामने से अप्रिसिएशन मिले, अच्छा बनने की कोशिश करेगा, गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज कह सकते हैं आप इसे। दूसरा हो जाता है स्टेज ऑफ
रिस्पेक्ट, ये कौन सी, आप ये थोड़ा इसलिए अलग सा लिखवा रही हूँ जिससे आपको याद हो सके कि आप क्या चीज़ आपको करनी है। बाकी डिटेल में तो मैंने उसमें PDF में लिखी है और बेसिकली आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपको रिस्पेक्ट कर सकते हैं फॉर सोशल सिस्टम, ये आप इजी पॉइंट लिख सकते हैं, डायग्राम बना के पहले आप लिख सकते हैं एंड देन उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कि बच्चा, अब ये वाली स्टेज होती है जिसमें बच्चे को समाज के प्रति जो सम्मान मिलना चाहिए वो काम करेगा। पोस्ट कन्वेंशनल में 2 चीज़ आती हैं, स्टेज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट जिसे हम सामाजिक समझौता कहते हैं, ठीक, इसके नाम से जानते हैं, और दूसरा आता है आपका स्टेज ऑफ कंसाइज के नाम से। ठीक है, स्टेज ऑफ कंसाइज, ये सब आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए बस थोड़ा टाइम लूँगी, हिंदी में लिख कर बता देती हूँ किस तरीके से है। और जैसे मैंने आपको बताया था प्री कन्वेंशनल लेवल को आप लोग लिख सकते हैं, और इनकी हिंदी का है स्टेज ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑर्डर का है, तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ठीक है, आज्ञा एवं दंड की, यानी कि बच्चा हर एक आज्ञा का पालन करेगा, किसकी डर के, जिससे कि उसको पनिशमेंट ना मिले, उस चीज़ की बात आ जाएगी। और अहंकार की अवस्था इसे हम कहते हैं, जो सेकंड उसके पार्ट में आती है। तो ये 2 पहली पार्ट आती है, आपको बस ये याद करना है। सॉरी, इसको हम कौन सी अवस्था कहते हैं, अहंकार की अवस्था। ठीक है, सॉरी, अवस्था। दूसरा आता है स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन, जिसे हम, एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, प्रशंसा की अवस्था बोलते हैं। और इसमें बच्चे की सामाजिक व्यवस्था, सोशल सोसाइटी यहाँ पे मैंने लिखा है, राइट, तो हम इसे क्या कहेंगे, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। ठीक है, सम्मान की अवस्था, ये वाली स्टेज होती है जो आपको याद रखनी है। तो राइटिंग तो आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, काम लायक है, जो आपको बेनिफिट करेगा। सोशल कंस्ट्रक्ट जो नेक्स्ट आता है पोस्ट कन्वेंशनल की एज में, पोस्ट कन्वेंशनल का आप कह सकते हैं कि इसे कहते हैं हम हिंदी में सामाजिक समझौते की आवश्यकता, आप कह सकते हैं। ठीक है, ये वो होती है जिसमें बच्चा समाज के लिए समझौते की अवस्था बताए, जिसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बेसिकली बताई हैं। और कंसाइज में आएगी विवेक की आवश्यकता। कंसाइज का मतलब क्या होता है, विवेक की आवश्यकता। ठीक, तो ये आपको पहले अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन से 3 यहाँ पे लेवल हैं और 6 आपके स्टेजेस हैं, जो आपको यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होगा। फिर भी आपको लगे कि हाँ हमारा क्या चीज़ कैसे कैसे है, तो आप बेसिकली कुछ मत कीजिएगा, आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। और ये सारे के सारे जो भी मैंने आपको 3 लेवल और उनके 6 स्टेजेस बताए हैं, इसको आप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। बताइएगा ज़रूर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और कमेंट भी करके बताना है कि आज की वीडियो और आज की क्लास आपको कैसे लगी, और नेक्स्ट आपका कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं वो टॉपिक भी आपको पहले ले आऊँगी, बट आपको अच्छे से पढ़ना है, डेली क्लासेस लेनी है, मिस आउट नहीं करना है। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलना, डेली अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।